Welcome to Bind EduTech. Myself Vijay Yadav. In today's class, we will continue to have a discussion on our chapter Deep Water. अभी तक के चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि कैसे डगलस 2 बार अनसक्सेसफुल कोशिशें करता है स्विमिंग पूल से बाहर आने का, और दोनों बार वो अनसक्सेसफुल होता है। उसके 2 अटेम्प्ट्स जो हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं। तीसरी बार डगलस जो है वो पानी के अंदर, स्विमिंग पूल में पानी के अंदर जा रहा है। द थर्ड टाइम ही वॉज गोइंग डाउन इनटू द पूल। ये टेक्स्ट बुक का एक सेंटेंस है कोट किया हुआ। देन आई स्टार्टेड डाउन फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार ये पानी के अंदर जा रहा है। डगलस स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड फॉर द थर्ड टाइम। 2 असफल प्रयासों के बाद डगलस तीसरी बार पानी के अंदर जा रहा है। He tried to breathe but swallowed water. जब वो अंदर जा रहा होता है तो वो सांस लेने की कोशिश करता है। He tried to breathe, लेकिन सांस लेने के जगह वो बहुत सारा पानी पी लेता है। He did not know swimming. He was very frightened. He was panicked. He was terrorized. वो जब तीसरी बार अंदर जा रहा है तब वो ब्रीथ करने की कोशिश करता है, ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है, बट स्वेलोड वाटर, लेकिन ऑक्सीजन के जगह उसको सिर्फ वाटर मिलता है। द लाइट वेंट आउट व्हेन ही ड्राउन्ड अगेन। ड्राउन्ड का मतलब है डूबना। जैसे जैसे वो डूब रहा था थर्ड टाइम, वैसे वैसे जो लाइट था वो दूर जा रहा था, लाइट फेड कर रहा था। फिर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके टेक्स्ट बुक से, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। एफर्ट का मतलब है प्रयास, कोशिश, और सीज्ड का मतलब है फिनिश हो जाना। तीसरी बार जब ये अंदर जा रहा है, पानी के अंदर डूब रहा है, तब इसकी सारी कोशिशें, सारे एफर्ट्स सीज्ड हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। मतलब अब इसके अंदर और कोशिश करने का हिम्मत और ताकत नहीं है। ऑल एफर्ट सीज्ड। जितनी कोशिशें थी वो सब फिनिश हो जाती हैं। ही स्टॉप्स मेकिंग एफर्ट टू सेव हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि वो जब तीसरी बार अंदर जा रहा था, डूब रहा था, तब वो अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता। ही स्टॉप मेकिंग एफर्ट टू सेव हिम। वो अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता। यहां पर थर्ड टाइम जब उसकी सारी कोशिशें फिनिश हो जाती हैं, तब विलियम डगलस को एक नया अनुभव मिलता है। सम न्यू एक्सपीरियंसेस हैपेंड टू हिम। तीसरी बार जब वो पानी में डूब रहा है, सारी कोशिशें उसकी बेकार हो चुकी हैं, और अब वो और कोशिश करना भी नहीं चाहता अपने आप को बचाने का। इस सिचुएशन में उसको कुछ नया एक्सपीरियंस होता है, कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं पहले वाले एक्सपीरियंसेस के मुकाबले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टोरी में, ये वाला फेज जो है कि जब वो थर्ड टाइम डूबता है, जब सारी कोशिशें फिनिश्ड हो जाती हैं, तो उसको किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या क्या नया एक्सपीरियंस होता है, यहां से शुरू है। पहला,
ही फेल्ट रिलैक्स्ड। जब सारी कोशिशें फिनिश हो गई तो अब डगलस जो है वो रिलैक्स फील कर रहा था, पानी के अंदर घबरा नहीं रहा था बल्कि रिलैक्स फील कर रहा था। हिज लेग्स बिकेम लाइफलेस। उसके पैर जो थे वो लाइफलेस हो चुके थे, मतलब पैरालाइज्ड हो चुके थे। एंड हिज ब्रेन एक्सपीरियंस्ड अ ब्लैक आउट। और उसके दिमाग पर एक ब्लैकनेस छाते जा रही थी। ब्लैकनेस वॉज कवरिंग हिज माइंड। उसके दिमाग पर एक ब्लैकनेस छाते जा रही थी, मतलब है ही वॉज फेंटिंग। इसका मतलब है कि वो बेहोश हो रहा था। यहां से नया एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है। फर्स्ट कि वो रिलैक्स फील करने लगा, घबराहट जो था वो दूर हो गया, रिलैक्स फील करने लगा। उसके पैर जो हैं वो लाइफलेस हो चुके थे। उसका दिमाग जो है वो ब्लैकनेस में डूबता जा रहा था, उसका माइंड ब्लैकनेस में डूबता जा रहा था। इसका मतलब है कि वो फेंट कर रहा था, वो बेहोश हो रहा था। फेंट का मतलब होता है बेहोश होना। अनकॉन्शियस एक और वर्ड इसके लिए यूज करते हैं हम लोग बेहोश होने के लिए। ही वॉज बिकमिंग अनकॉन्शियस, ही वॉज फेंटिंग। द फियर वॉज वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट का मतलब है एंडेड। जो डर था वो फिनिश हो गया, डर समाप्त हो गया। द फियर वॉज वाइप्ड आउट। द टेरर ऑल्सो वाइप्ड आउट। जो भय था उसके मन में डूबने का, मरने का, ये डर और भय दोनों एंड हो गए, दोनों वाइप्ड आउट हो गए, दोनों फिनिश हो गए। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब उसको किसी तरह की कोई घबराहट वहां पर महसूस नहीं हो रही थी। देयर वॉज नो मोर पैनिक। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। अब वो जगह उसको क्वाइट और पीसफुल जगह लग रहा था। पानी के अंदर वो डूब रहा है, थर्ड टाइम वो अंदर जा रहा है। इस बार उसको कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है। जब उसने अपने आप को बचाने की कोशिशें छोड़ दी, अब वो कोई कोशिश नहीं कर रहा है अपने आप को बचाने का, तो एक नया एक्सपीरियंस होता है उसको। नया एक्सपीरियंस यहां से शुरू होता है कि वो रिलैक्स फील करने लगता है। ही स्टार्टेड फीलिंग रिलैक्स्ड। उसके पैर जो हैं वो लाइफलेस हो जाते हैं और उसका ब्रेन जो है वो ब्लैकनेस में जाने लगता है, मतलब वो फेंट करने लगता है। उस समय उसके अंदर जो डर और भय था दोनों वाइप्ड आउट हो जाते हैं, दोनों फिनिश हो जाते हैं। देयर वॉज नो फियर, देयर वॉज नो टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक। किसी तरह का कोई घबराहट नहीं था उसको, और वो जगह उसको शांत और पीसफुल नजर आता। अब कोई घबराहट नहीं बचा है उसके मन में, कोई डर नहीं है मौत का, तो वही जगह, पानी के अंदर की जगह उसको क्वाइट एंड पीसफुल लगने लगता है। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग, ही वॉज फीलिंग स्लीपी। अब उसको डूबने का डर नहीं सता रहा था। ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो अब नहीं डर रहा था ड्राउनिंग से, मतलब डूबने से वो अब डर नहीं रहा था। और वो स्लीपी फील कर रहा था, मतलब उसको नींद आ रही थी। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसको अब सो जाना चाहिए, उसको नींद आ रही है, उसको सो जाना चाहिए, ऐसा फील कर रहा था। ही वॉज टू टायर्ड टू जंप। अब वो इतना थक चुका था कि उसके पास जंप करने को और ताकत नहीं बचा था। ही वॉज वेरी टायर्ड, ही कैनॉट जंप। अब वो जंप नहीं कर सकता था। नो नीड टू जंप, अब उसको जंप करने की जरूरत ही नहीं थी। ही फेल्ट नाइस टू बी कैरीड।
जेंटली लाइक द टेंडर आर्म्स ऑफ हिज मदर अराउंड हिम। उसको एक और नया फीलिंग में ये वाला फीलिंग आ रहा है, उसको लग रहा है जैसे वो अपनी माँ की गोद में सोने जा रहा हो। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ही फेल्ट नाइस टू बी कैरीड जेंटली लाइक द टेंडर आर्म्स ऑफ हिज मदर अराउंड हिम। उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसकी माँ उसको अपने बाहों में लेती है और उसको अपने गोद में रखी हुई है और वो अपनी माँ की गोद में आराम से सोने जा रहा है। ये उसको फील हो रहा था कि वो अपनी माँ की गोद में आराम से सोने जा रहा है। He felt as if he was floating in the space। उसी समय उसको ये भी फीलिंग हो रहा था जैसे वो अंतरिक्ष में फ्लोट कर रहा हो, अंतरिक्ष में तैर रहा हो, ऐसा फीलिंग आने लगता है उसको। डबल इन्वर्टेड कॉमा में बुक टेक्स्ट बुक का लाइन है, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। यहां पे ऑब्लिवियन वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन। तो ऑब्लिवियन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है बेहोशी। वो बेहोश हो रहा था और उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके जीवन का अंत होने वाला हो, उसके लाइफ का एंड नजदीक आ गया है, ऐसा उसको फील हो रहा था। तो लाइफ एंड होने वाला है, उसके लिए ये वाला टर्म यूज किया है, द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। उसको लग रहा था जैसे अब उसका जीवन जो है वो अंत होने वाला है, वो बेहोशी के हालत में जा रहा था। डगलस बिकेम अनकॉन्शियस, और इसके साथ ही डगलस जो है वो बेहोश हो जाता है। इसके आगे उसको कुछ याद नहीं रहता। तो ये जो थर्ड टाइम डगलस पानी के अंदर जा रहा है, थर्ड टाइम में उसको कुछ न्यू फीलिंग्स होते हैं, वेरी स्ट्रेंज फीलिंग्स, कुछ नई एक्सपीरियंसेस होती हैं उसको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में। क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जा सकता है इस पार्ट से। सबसे पहले कि ये वाला लाइन देगा, देन ऑल एफर्ट सीज्ड। सारी कोशिशें फिनिश हो गई। कब? आपको आंसर में लिखना है when he was going downward for the third time। जब डगलस पानी में तीसरी बार डूब के अंदर जा रहा था, तब उसकी सारी कोशिशें जो हैं वो फिनिश हो जाती हैं। He stops making effort to save himself। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करना बंद कर देता है। आपसे क्वेश्चन यहां से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कब बंद करता है। आप आंसर देंगे when he was going downward for the third time। या आपसे क्वेश्चन रिवर्स करके पूछ सकता है कि जब वो तीसरी बार अंदर डूब रहा था पानी के अंदर, तब वो क्या करता है। उसमें आपको आंसर देना होगा कि तब वो अपने खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता। He stops to make effort to save himself। अपने आप को बचाने का कोई एफर्ट वो नहीं करता जब तीसरी बार वो डूबने लगता है। तो फिर न्यू एक्सपीरियंस यहां से है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो रिलैक्स्ड फील करने लगता है। सारी घबराहट जो है, पैनिक जो है, फियर, वरी, टेरर, ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। वाइप्ड आउट, द टेरर वॉज वाइप्ड आउट, देयर वॉज नो मोर फियर। अब उसको कोई भय नहीं था, कोई आतंक नहीं था। उसका माइंड जो है वो ब्लैकनेस की तरफ जा रहा था, मतलब अंधेरे में डूबता जा रहा था। और अंधेरे में डूबने का मतलब है कि वो बेहोश होने लगा था। ही वॉज फेंटिंग।
बेहोश होते वक्त उसका फियर गायब हो जाता है, उसका टेरर गायब हो जाता है। अब कोई पैनिक नहीं रहता, मतलब किसी तरह का कोई घबराहट नहीं है उसके मन में, और वो क्वाइट और पीसफुल फील कर रहा है। यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है कि डगलस पानी के अंदर क्वाइट एंड पीसफुल कब फील करता है? एट द थर्ड टाइम, जब सारी कोशिशें फिनिश हो जाती हैं, डगलस अपने आप को बचाने की कोशिश करना बंद कर देता है, तब उसको वो जगह क्वाइट और पीसफुल लगने लगता है और उसको अब डूबने का कोई डर नहीं लग रहा था और उसको फील हो रहा था जैसे उसको नींद में सो जाना चाहिए। ही वॉज फीलिंग स्लीपी, उसको नींद आ रहा था और उसको मन कर रहा था कि वो सो जाए। अब उसमें जंप करने का ताकत नहीं था। इसके पहले जब वो 2 बार अंदर जा रहा था, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम, तो दोनों टाइम अंदर जाते वक्त उसका माइंड जरूर घबराया हुआ था पर एक्टिव था। उसके माइंड में नीचे जाकर के क्या करना है इसका स्ट्रैटेजी बन रहा था, सेम स्ट्रैटेजी, प्लान। वो जब भी 2 बार नीचे गया, डूबा, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, तो दोनों बार एक ही प्लान उसके माइंड में था और वो प्लान था कि जब नीचे जाएंगे, जब मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे तो मैं एक जंप लूँगा, जंप बहुत ज़ोर से लूँगा, कॉर्क के जैसे मैं ऊपर आ जाऊँगा, फिर ऊपर आकर के मैं अपने हाथ पैर से पैडल करके किनारे पहुँच के बच जाऊँगा। लेकिन थर्ड टाइम जब वो अंदर जा रहा है तब उसका माइंड जो है वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस होते जा रहा है और अब उसको अपना वो प्लान, अपना वो स्ट्रैटेजी, अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी प्लान की ज़रूरत नहीं है, किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। इस बार वो कोई प्लान नहीं करता है क्योंकि वो लिखता है कि ही वॉज टू टायर्ड टू जंप। अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो जंप करने का सोचे भी, और उसको अच्छा लग रहा था, ही वॉज फीलिंग नाइस, उसको अच्छा लग रहा था। अच्छा इस हिसाब से लग रहा था कि उसको ये फील हो रहा था जैसे वो अपने माँ की गोद में सोने जा रहा हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि जब वो तीसरी बार डूब रहा था तो क्या कैसा फीलिंग था उसका, तो ये वाला ऑप्शंस भी रह सकता है कि ही फेल्ट दैट ही वॉज स्लीपिंग इन द टेंडर आर्म्स ऑफ हिज मदर, ही वॉज गोइंग टू स्लीप इन द टेंडर आर्म्स ऑफ हिज मदर। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अपनी माँ की कोमल बाहों में सोने जा रहा है। एक और फीलिंग है, ही वॉज फीलिंग एज इफ ही वॉज फ्लोटिंग इन द स्पेस। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अंतरिक्ष में तैर रहा है। उसके बाद वो बेहोश हो गया। ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है टेक्स्ट बुक का कि जब वो बेहोश हो रहा था तो उसको ये फील हो रहा था जैसे उसके जिंदगी का अब अंत होने वाला है। यहाँ पे जो न्यू फीलिंग है थर्ड टाइम में, नो टेरर, नो फियर, नो नीड टू जंप, everything was quiet and peaceful, he was feeling sleepy, he was feeling nice to be carried in the tender arms of his mother। ये सारे जो फीलिंग्स हैं, ये सारे नए फीलिंग्स जो हैं वो इस तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरफ हिंट करते हैं कि डेथ जो है वो फियरफुल नहीं है, मौत डरावनी नहीं है। डेथ इज नॉट फियरफुल, द फियर ऑफ डेथ इज फियरफुल। मौत का जो डर है उससे हम लोग डरते हैं। एक्चुअली में यहां आप देख सकते हैं, ये हिंट किया गया है कि जब उसको अपना लास्ट टाइम नजर आ रहा था तो वो डरा हुआ नहीं था, तब तो वो बहुत पीसफुल फील कर रहा था। ये हिंट करना चाहते हैं विलियम डगलस की मौत जो है वो अल्टीमेट पीस है। जब तक इंसान जिंदा है
तब तक इंसान के जीवन में संघर्ष है, मुश्किलें हैं, दुख हैं, खुशियां हैं, सब कुछ है। पर डेथ जो है वो तो अल्टीमेट पीस है, वो तो फाइनल गोल है इस लाइफ का। वहाँ ही पहुँच करके लाइफ जो है वो फिनिश होता है। लेकिन हम लोग अक्सर डेथ को बहुत फियरफुल मानते हैं, हम लोग मौत को डरावनी समझते हैं, जबकि मौत बिल्कुल डरावनी नहीं होती। मौत जो है वो तो सबसे पीसफुल चीज़ होती है। ये डगलस अपने न्यू एक्सपीरियंस में बताना चाह रहे हैं। और डगलस जो है वो ये एक्सपीरियंस करके बेहोश हो चुके हैं और उनको लगता है उस समय बेहोश होते वक्त कि उनके जीवन का ये अंत होने वाला है। डगलस बेहोश हो गया, ही बिकेम अनकॉन्शियस, और उसको लगा जैसे उसके लाइफ का एंड हो चुका है। पर एक्चुअली में ऐसा था नहीं। डगलस को फिर से होश आया। डगलस गेन्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है होश में आना। डगलस फिर से होश में आया। When Douglas gained consciousness, he was lying on his stomach beside the pool and was vomiting. डगलस बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसको होश आया तो उसने पाया कि वो स्विमिंग पूल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ है और उल्टियां कर रहा है, वॉमिट कर रहा है। He heard someone scolding the boy who had pushed him. उसने सुना कि वहाँ काफ़ी लोगों ने भीड़ जमा कर रखा था उसके चारों तरफ, और उसमें से किसी व्यक्ति ने उस लड़के को डांटा जिस लड़के ने डगलस को उठा करके स्विमिंग पूल में फेंका था। He heard someone scolding the boy. Scolding मतलब होता है डांटना, और बॉय यहाँ उस लड़के के बारे में है जिस लड़के ने डगलस को उठा करके स्विमिंग पूल में फेंका था। डगलस ने सुना कि किसी व्यक्ति ने उस लड़के को डांटा जिसने डगलस को फेंका था स्विमिंग पूल में। द वॉइस सेड दैट डगलस हैड ऑलमोस्ट डाइड। कोई व्यक्ति, जो वहाँ बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए थे, उनमें से कोई व्यक्ति बोल रहा था कि डगलस की ऑलमोस्ट जान जा चुकी थी। ही हैड ऑलमोस्ट डाइड। द बॉय रिप्लाइड दैट ही वॉज ओनली मेकिंग फन ऑफ डगलस। वो लड़का जिसने डगलस को पानी में फेंका था, उस लड़के ने रिप्लाई किया कि वो सीरियसली डगलस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो तो डगलस से बस मजाक कर रहा था, और मजाक में ही उसने डगलस को उठा करके स्विमिंग पूल में फेंका था। वो लड़का अपना सफाई देता है कि वो डगलस को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये उसके तरफ से किया गया एक मजाक था, लेकिन उस मजाक के चलते डगलस लगभग अपनी जान गंवा चुका था। वो जान गंवाते गंवाते बचा था। डगलस वॉज कैरीड टू द लॉकर रूम फॉर फर्स्ट एड। उसके बाद डगलस को वहाँ से टांग करके लोग उठा करके ले गए लॉकर रूम के तरफ, उसको कुछ उपचार देने के लिए, फर्स्ट एड करने के लिए उसको लॉकर रूम के तरफ ले जाया गया। आफ्टर मेनी आवर्स डगलस वॉकड होम। वहाँ पे कुछ घंटे बिताने के बाद, काफ़ी घंटे बीत गए, उसके बाद डगलस अपने घर जाने के लायक हो पाया, और कुछ घंटे वहाँ बिताने के बाद डगलस फिर अपने घर जाने के लिए निकलता है, वो घर पहुँचता है। ही केप्ट ऑन क्राइंग एज ही ले ऑन हिज बेड। वो घर पहुँचता है, अपने बिस्तर पे सोता है और काफ़ी देर तक वो रोते रहता है। ही केप्ट ऑन क्राइंग। वो काफ़ी देर तक रोते रहता है। अपने घर पे बिस्तर पे पहुँच करके वो
काफ़ी देर तक रोता है। ही वॉज अनेबल टू ईट, वो उस दिन खाना भी नहीं खा पाता। उसको जो डर एक्सपीरियंस किया था उसने स्विमिंग पूल में पानी के अंदर, जब उसको ये फील होने लगा था कि उसका लाइफ जो है वो आज एंड होने वाला है, उस डर के वजह से वो खाना भी नहीं खा पा रहा था। काफ़ी देर तक बिस्तर पर सोए हुए वो रोते रहा। द इंसिडेंट मेड हिम अपसेट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। इस घटना ने, उस लड़के ने जो डगलस को फेंका, डगलस के साथ जो मिस एडवेंचर हुआ YMCA पूल में, उस मिस एडवेंचर के बाद डगलस काफ़ी अपसेट रहने लगा, काफ़ी घबराया हुआ रहने लगा, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी डगलस पर उस घटना का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। वो घबराया सा रहने लगा उस घटना के बाद। द फियर केप्ट हॉन्टिंग हिम फॉर मेनी डेज। वो जो डर था, जो आखिरी समय में अपने अंत की तरफ जाने वाला जो डर था, अपनी मौत की तरफ जाने वाला जो डर था, वो डर डगलस को काफ़ी दिनों तक डराता रहा। हॉन्टिंग वर्ड यूज किया गया है। हॉन्टिंग का मतलब होता है डराना। द फियर केप्ट हाउंटिंग हिम फॉर मेनी डेज। वो जो डर उसके मन में बैठा था अपनी मौत के नज़दीक पहुंचने का, वो डर उसको काफ़ी दिनों तक डराता रहा। द स्लाइटेस्ट वर्क मेड हिम फील वीक एंड वॉमिटिंग। डगलस का हालत इतना खराब था उस घटना के बाद कि वो हल्का सा भी कोई काम करता था, अगर किसी काम को करने की कोशिश करता था, थोड़ा सा भी कोई आसान सा भी काम करता था, तब उसके घुटने कांपने लगते थे। उसको ऐसा फील होता था जैसे उसके घुटनों में बिल्कुल भी जान नहीं है। उसको ऐसा फील होता था जैसे वो गिर जाएगा और उसको वॉमिटिंग होने लगता था। ये उस घटना का इफेक्ट था डगलस के ऊपर। फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से उस घटने का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था डगलस के ऊपर। डगलस नेवर गो बैक टू द पूल, ही इवन रिमेन्ड अवे फ्रॉम वाटर। उस घटना के बाद डगलस का वापस YMCA पूल की तरफ जाना ये तो संभव नहीं था। डगलस अब YMCA पूल की तरफ तो कभी गया नहीं। वो पानी से, किसी भी तरह के पानी से वो अपने आप को दूर रखता था। यहां तक कि नल के पानी से, टैप वाटर से भी वो अपने आप को दूर रखता था। वो कहीं भी किसी भी रूप में पानी को देखता था तो उसको वो घटना याद आने लगती थी जो घटना उसके साथ YMCA पूल में हुई थी, जिसके वजह से वो फिर से घबरा जाता था, फिर से उसको डर लगने लगता था। तो वो स्विमिंग पूल के तरफ तो जाने का कभी सोचा ही नहीं, और किसी भी तरह के पानी से, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो झरने का पानी हो, हर तरह के पानी से डगलस अपने आप को काफ़ी दूर रखता था। वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाता था। जब वो पानी के नज़दीक पहुंचने की कोशिश भी करता था तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता था, उसके पैर कांपने लगते थे और उसको वॉमिटिंग होने लगता था। ये इतना बुरा असर डगलस के माइंड पे पड़ा था उस मिस एडवेंचर का जो उसके साथ YMCA पूल में हुआ। ये सेक्शन जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। डगलस पानी के अंदर बेहोश हो गया, उसके बाद वापस उसको जब होश आया तो फिर क्या क्या हुआ वहाँ पर और उस घटना का क्या इफ़ेक्ट पड़ा डगलस के माइंड पर, डगलस के बॉडी पर। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो डगलस को जब होश आया
तो वो कहाँ पाता है अपने आप को, किस स्थिति में पाता है? डगलस को जब होश आया तो वो अपने आप को उसी स्विमिंग पूल के किनारे लाइंग ऑन हिज स्टमक, पेट के बल लेटा हुआ था, एंड ही वॉज वॉमिटिंग, वो उल्टियां कर रहा था। बहुत सारे लोग जमा हो गए थे तब तक, और यहां बुक में ये क्लियरली तो नहीं लिखा है कि डगलस को पानी से बाहर कौन निकाला, बट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये पानी से निकालने का काम भी शायद उसी लड़के ने किया जिस लड़के ने डगलस को पानी में फेंका था। शायद उसी लड़के ने डगलस को पानी से निकाला। वो लड़का वहीं पर था, ये भी इस बात को प्रूफ करता है। वो लड़का तब तक वहीं पर था, डगलस को होश आया, डगलस ने अपने आप को स्विमिंग पूल के किनारे लेटा हुआ पाया पेट के बल, और वो वॉमिटिंग कर रहा था। वो लड़का, उसको फेंकने वाला लड़का वहीं पर था। किसी व्यक्ति ने उस लड़के को डांटा भी कि तुमने तो मजाक मजाक में इस लड़के की जान ले ली थी, ये लड़के का जान जाने वाला था। वो लड़का अपने तरफ से सफाई देता है, रिप्लाई देता है कि मैं सीरियसली इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इट वॉज जस्ट अ जोक, ये सिर्फ एक फन था, एक मजाक था मेरे तरफ से, मुझे नहीं पता था कि इससे इस लड़के का स्थिति ऐसा हो जाएगा, इसके जान जाने की नौबत आ जाएगी। डगलस को उठा करके वहां से कहाँ ले जाया गया? डगलस को उठा करके लॉकर रूम ले जाया गया फर्स्ट एड के लिए। फिर आपसे पूछेगा कि डगलस कब घर गया? आफ्टर मेनी आवर्स, कुछ घंटे वहां बिताने के बाद डगलस घर गया। पूछेगा घर पहुंच करके डगलस कैसा फील कर रहा था, तो आप बताएंगे कि घर पहुंच करके वो बिस्तर में लेट गया और काफ़ी देर तक वो रोते रहा था, और उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया था। ये सब असर था उस मिस एडवेंचर का। उस दुर्घटना ने डगलस के माइंड पर और उसके बॉडी पर इतना बुरा प्रभाव डाला कि उसका डर जो है वो काफ़ी दिनों तक डगलस को डराते रहा। डगलस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, डगलस के मन में पानी का भय इस तरह से बैठ गया था कि पानी के तरफ देखना भी उसको अब कंफर्टेबल नहीं फील होता था। वापस स्विमिंग पूल तो कभी वो गया नहीं, स्विमिंग पूल जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, और किसी भी तरह के पानी के नज़दीक जाने से डगलस घबरा जाता था, उसके पैर कांपने लगते थे, उसको वॉमिटिंग आने लगता था। तो जिस काम से डगलस गया था YMCA पूल, वो उल्टा ऑपोजिट उसके डर को कम करने के बजाय वहां पर एक ऐसा दुर्घटना हो जाता है उसके साथ कि जो पहले से उसके मन में हाइड्रोफोबिया है, वो हाइड्रोफोबिया और बढ़ जाता है। कम होने के बजाय वो हाइड्रोफोबिया और इंक्रीज कर जाता है इस दुर्घटना के बाद। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।